अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट माहरूख रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है स्पोर्ट्स तज्जिया। और हमें हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिज़ी साहब। अस्सलामुअलैकुम तौफीक तिरमिज़ी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको और जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको नया साल बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। और ये उम्मीद है हमें पाकिस्तानी टीम से और दूसरे जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब से कि 2016 जो है वो हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा गुजरेगा। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की इस सवाल से कि जी मोहम्मद आमिर के हवाले से इस तरह की बहुत सारी बातें भी हुई हैं, बहुत सारे बयानात भी आज सामने आए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो अब्दुल कादिर हैं, उनका ये कहना था कि जी मोहम्मद आमिर को अगर माफ कर सकते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं कर सकते। वो तमाम जितने जो हैं वो 5 साल के लिए जैसे ये दूर रहे हैं अपनी टीम से और बिल्कुल भी इन्होंने नहीं खेला, बिल्कुल भी टीम में नहीं आए हैं। और जैसे फिक्सिंग के हवाले से 3 जो थे उन सबको जो सजाएं मिली थी उन दोनों को क्यों अलग किया जा रहा है, सिर्फ इन्हें ही माफ करके आगे क्यों लाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मारूख। देखा जाए तो हम लोग इससे पहले भी ये बातचीत कर चुके हैं और हमने देखा है कि जिस तरीके से आज स्क्वाड जो ऐलान किया गया है T20 का, उसमें मोहम्मद आमिर को शामिल किया गया है और मोहम्मद आमिर के साथ उमर गुल को भी लिया गया है इस टीम में और इस तरह से और बाकी खिलाड़ी भी हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर जिस तरह से अब्दुल कादिर ने ये बात की है और अब्दुल कादिर का कहना एक तरह से देखा जाए तो सही है कि उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद आमिर को अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप चांस दे रहे हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट उनको खिलाई जा रही थी और जिस तरीके से उन्होंने शुरू की थी तो उसी तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों को भी करना चाहिए था, आसिफ को और सलमान बट को। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्यादा बेहतर समझ सकती है कि उन्होंने किस तरीके से एक एक खिलाड़ी को आगे लेकर आए हैं। और मोहम्मद आमिर को जिस तरीके से लेकर आए थे वो पूरा प्रोसेस से गुजरने के बाद हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो वो बहरहाल ये कि उनका कहना बिल्कुल ठीक है अब्दुल कादिर का। और अब्दुल कादिर ने एक बात और भी कही थी कि जो यासिर शाह के हवाले से हम बात कर रहे थे कि डोप टेस्ट के बाद कोई बैकअप नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में कुछ प्रॉब्लम आई थी। लेकिन दानिश कनेरिया की भी उन्होंने बात की थी, आपको याद होगा दानिश कनेरिया का एक काउंटी में कुछ मसला हुआ था जिसके बाद उन पे पाबंदी लगा दी गई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो केस सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसकी वजह से दानिश कनेरिया काफी हद तक बिल्कुल इस वक्त गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दानिश कनेरिया के मामले को देखना चाहिए था क्योंकि यासिर शाह और फिर दानिश कनेरिया बेटर, मैं समझता हूं बेहतर थे यासिर शाह के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये मामला बड़े अजीब होते हैं कि वो किसी भी खिलाड़ी के साथ इतनी ज्यादा वो इजी हो जाते हैं और उनको वो मौके दिए जाते हैं जो और खिलाड़ियों को नहीं दिए जाते। तो अब्दुल कादिर का कहना बिल्कुल ठीक है कि आप तमाम लोगों के साथ मसावात का सलूक करें और तमाम खिलाड़ियों को लेकर साथ चलें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक हों। यानी कि आप अब्दुल कादिर ने जो भी बयान दिया है उससे इत्तेफाक करते हैं? अब्दुल कादिर का कहना बिल्कुल ठीक है। उन्होंने यही बात की है कि अगर आपने आमिर को चांस दिया था डोमेस्टिक क्रिकेट जब खिलाई थी तो उस वक्त ये जो सलमान बट हैं और मोहम्मद आसिफ है इनको भी आपको खिला देना चाहिए था डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। वो भी देखें, जब तक कोई खिलाड़ी खेलेगा नहीं और वो घर पे बैठा रहेगा तो उनकी परफॉर्मेंस का नहीं पता चलेगा। जब वो ग्राउंड में खेलेगा उनकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, तभी आप उसको टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आमिर के हवाले से अगर हम बात करें तो आमिर ने परफॉर्मेंस दी, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको टीम में सेलेक्ट किया गया। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों खिलाड़ियों को भी चांस देना चाहिए था। लेकिन इनको ये किया गया है कि नेक्स्ट जो अब टूर्नामेंट जो शुरू होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसमें इनको चांस दिया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, ये ग्राउंड में किस तरीके से बिहेवियर इनका होता है और क्या मामला होते हैं। फिर इनका अगला जो स्टेप होगा वो यही होगा कि आया इनको नेशनल टीम में सेलेक्ट किया जाए या ना किया जाए। अच्छा तौफीक तिरमिज़ी साहब, जैसे आपने इस बात से, इनके इस बयान से इत्तेफाक किया है अब्दुल कादिर के, तो यकीनन आप इस बयान से भी इत्तेफाक करते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इनका ये कहना है कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बीच में लाया जा रहा है, यानी कि जिसको लाइक करते हैं उसको लेकर आ रहे हैं और जिसको डिसलाइक करते हैं उसको नहीं लेकर आ रहे हैं, मौका नहीं दिया जा रहा। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये मामला बहुत अरसे से हैं, बहुत शुरू से हैं कि पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा होती है। हालांकि होना ये चाहिए कि क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान की जो टीम बेस्ट 11 जो बन सकती है, जो 16 रुकनी टीम जो स्क्वाड होता है पूरा, वो बेस्ट होना चाहिए ताकि कोई
प्रॉब्लम ना हो। अब यहां होता यह है कि कोई पर्सनल लाइकिंग होती है या किसी की पर्ची आ जाती है, उसको फिर वो एडजस्ट किया जाता है, तो ये मामला जब खराब होना शुरू होते हैं तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सी चीजों को मैंने देखा है कि जब वो उनको लाइन पे लिया जाता है तो वो लाइन पे भी नहीं आते और वो जवाब भी नहीं देते, जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है। और फिर अवाम जो है वो जाहिर है अवाम बहुत समझदार है और अवाम को पता होता है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। डोमेस्टिक क्रिकेट पर बड़ा फोकस है अवाम का और वो देख रहे होते हैं कि कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया इतना ज्यादा फास्ट हो गया है और मीडिया हाईलाइट कर रहा होता है तमाम खिलाड़ियों को, तो वो उससे अगर हम सबक सीखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि आजकल के दौर में कोई भी प्लेयर अगर परफॉर्म कर रहा होता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको इग्नोर करेगा तो फिर अवाम को भी जाहिर समझ में आ जाता है कि क्या मामलात अंदर चल रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन होती है। अच्छा, साबिक कप्तान रमीज राजा के हवाले से अगर बात की जाए तो रमीज राजा ने जो रन मशीन मोहम्मद यूसुफ के हवाले से बात जैसे की गई है कि जी उनकी सुलह की जो पेशकश थी उसे ठुकरा दिया है और इनके जो मामला जो है वो बिगड़े थे। एक तरह से मोहम्मद आमिर के हवाले से इन दोनों के दरमियान बातचीत चल रही थी किसी प्राइवेट चैनल में, एक दूसरे के इसी हवाले से दोनों जो है वो कह रहे थे और तल्ख कलामी की वजह से इन दोनों के दरमियान ये रुकावटें और ये दूरियां आ गई हैं। ऐसा क्यों और अब किस तरीके से इन्होंने ठुकरा दिए तो आगे क्या लाहे अमल होगा? देखिए, बात यह है कि दोनों साबिक खिलाड़ी हैं और दोनों का अपना अपना एक नजरिया होता है। देखिए, जब भी आप कोई बात करते हैं टेलीविजन पे तो वो एक आपका अपना नजरिया होता है, एक आपकी अपनी अप्रोच होती है, आपकी अपनी सोच होती है। इसको पर्सनल नहीं लेके जाना चाहिए, इसको पर्सनल नहीं होना चाहिए। उसमें हुआ ये था कि वो एक चैनल पे इनका दोनों को एक साथ ले लिया गया था और उसके बाद वो पर्सनल हो गए थे, जिसकी वजह से मामला बहुत खराब हो गए थे। और फिर ये चीज अभी पिछले दिनों जिक्र हुआ था तो वो बात निकली थी, तो उसमें फिर सईद अनवर ने काफी कोशिश की कि इन दोनों की सलाह करा दी जाए और सईद अनवर ने टेलीफोन करके रमीज राजा से बात की कि वो मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो सॉरी करना चाहते हैं और वो इस मामले को खत्म करना चाहते हैं। तो लेकिन रमीज राजा ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उनकी एक सोच है, उनकी एक अप्रोच है, मैं इस मामले में कोई ज्यादा बोल नहीं सकता। लेकिन आमिर के मामले में जिस तरह से रमीज राजा बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि जाहिर है उनकी पर्सनल वो है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ जो बात कर रहे थे, मोहम्मद यूसुफ यही कह रहे थे कि आमिर अगर परफॉर्म करके और पाकिस्तान को जरूरत है उसकी तो मैं समझता हूं वो खिलाना चाहिए। और मैं भी उनकी बात को सेकंड कर रहा हूं कि बिल्कुल सही मोहम्मद यूसुफ की बात है कि अगर पाकिस्तान को जरूरत है, हम पिछले कई प्रोग्रामों में बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम देखें पहले पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान किस तरीके से ऊपर जा सकता है और क्रिकेट के मामला में पाकिस्तान की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आ रही है वो कैसे बेहतर हो सकती है। तो रमीज राजा को इनकी कौन सी बात बुरी लगती है ये सारी दूरियां आ गई? रमीज राजा का कहना यह है कि क्योंकि एक खिलाड़ी ने पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से तो खैर मैं बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान की एक इज्जत को उन्होंने बिल्कुल दांव पे लगा दिया था और पूरी 18 करोड़ आवाम की जो इज्जत थी वो भी दांव पे लग गई थी। तो इस वजह से रमीज राजा का कहना यह था कि अगर एक खिलाड़ी ने या ये तीनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से ये काम किया है तो इनको मजीद अब क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको कोई और काम करना चाहिए। रमीज राजा शुरू से यही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये एक बात कहता हूं कि अगर रमीज राजा ये बात कह रहे हैं तो फिर उसके बाद वो तमाम खिलाड़ी जिनके ऊपर जस्टिस कय्यूम ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उनको ये कहा गया था कि इनको क्रिकेट के मामला से दूर रखा जाए, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। वकार यूनुस ऑलरेडी वहां मौजूद हैं, फिर मुश्ताक वहां मौजूद हैं, फिर वसीम अकरम को गाए बगाए बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग के हवाले से या टिप्स के हवाले से बुलाया जाता है। फिर और भी खिलाड़ी हैं जिनको जगह दी जाती है, इजाज अहमद है, बहुत से खिलाड़ी हैं। तो मैं समझता हूं कि या तो फिर एक स्टैंड लिया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाए और उसके बाद फिर ये एक एजेंडा पे सब अगर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर तो ये बात की जाती है। लेकिन जहां पर दो रुख हों और फिर खिलाड़ी भी इस तरह से हों कि पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग होने लगती है और फिर ये पर्सनली हो जाते हैं, तो ये चीजें अच्छी नहीं होती। और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में देखिए टेलीविजन पे जब भी कोई बात कर रहे होते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाती है बात, वो अच्छा नहीं होता और पाकिस्तान के इज्जत के लिए मैं समझता हूं ये चीज बेहतर नहीं होती। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं ये ऊंट किस करवट बैठेगा? मैं समझता हूं कि ये इस बात को ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए और इसको अभी छोड़ देना चाहिए इन दोनों के अपने मामलात को, और क्योंकि ये पर्सनल इनके मामलात हैं और इसमें कोई इतना ज्यादा इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे पर्सनल तो मामलात हैं तौफीक तिरमिज़ी, अगर ये सारी चीजें जब जाहिर बात है ताल्लुकात में इस तरह की रंजिशें और ये सारी चीजें आ गई तो जाहिर बात है ये खेलों में और इन सारी चीजों में भी आएगी। जो इनके फैंस है, जो इनको फॉलो करते हैं, वो भी एक दूसरे के दरमियान ये सारे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएंगे। तो ये जाहिर बात है ये टीम के ऊपर बहुत ही
ज्यादा बुरा असर पड़ेगा? नहीं, देखें, बात यह है कि जो दोनों खिलाड़ी हैं वो दोनों एक तो रिटायर हैं, क्रिकेट से उनका उतना ताल्लुक नहीं है। दोनों एक तो कमेंट्री करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जहां भी पाकिस्तान की कमेंट्री होती है या और ममालिक की होती है। रमेश राजा की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मोहम्मद यूसुफ की हम बात करते हैं तो वो जरा से मजहबी रुझान उनका ज्यादा हो गया है और वो मजहब की तरफ ज्यादा चले गए हैं। तो वो जब भी उनको किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है वो आते जरूर हैं और वो अपने कमेंट्स भी देते हैं और वो बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और मैं समझता हूं कि वो इतने अच्छे, उनका स्टाइल बैटिंग करने का कि यंगस्टर को चाहिए कि उनकी वीडियो देखी जाए और उस स्टाइल से बैटिंग की जाए। वो एक बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो पर्सनल हो गए थे, इसमें मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और खासतौर पे मीडिया में जब जिस तरीके से वो लाइव प्रोग्राम चल रहा था तो वो फिर अवाम को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर अवाम भी परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मामलात हो रहे हैं और इतने बड़े प्लेयर जो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, पर्सनल होने के बावजूद भी मोहम्मद यूसुफ ने फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, तो रमीज ने क्यों मना कर दिया? देखें, मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो बड़े ही ठंडे दिमाग के और बड़े ठंडे दिल के शख्सियत हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनका जो रुझान है वो भी मैंने आपको बताया मजहबी नुक्ता नजर से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने ये चीज सोची होगी और रिकंसाइल किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि यार इस चीज को खत्म किया जाए। और इसीलिए सईद अनवर ने बीच में पड़ के इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने फोन भी किया था रमेश राजा को और रमेश से ये भी कहा था कि इस मामले को अब खत्म किया जाए और सॉरी कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ। लेकिन ये कि रमेश राजा का गुस्सा अभी है और उन्होंने कहा कि अभी इस टॉपिक पे मैं बात करना नहीं चाहता। तो मैं समझता हूं कि अभी इस टॉपिक पे हम लोगों को भी इतनी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामलात इतने ज्यादा फिर बिगड़ते जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा, और उसके साथ जो है अब एक काम करते हैं, जब टॉपिक अगर चेंज करें तो एक और बड़ा एजाज अलीम डार की झोली में गिरने वाला है। इस हवाले से आपकी क्या आ रहा है? देखिए, अलीम डार पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम है वो, और इंटरनेशनल लेवल पे, आईसीसी लेवल पे उन्होंने 3 दफा बेस्ट अंपायरिंग का अवार्ड हासिल किया उन्होंने और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है ये। और अलीम डार ने जब शुरू किया था अपना कैरियर मेरे ख्याल में 2000 में, और उसके वो गुजरांवाला में उनका पहला मैच था अगेंस्ट श्रीलंका के, और उसके बाद उन्होंने जो अंपायरिंग का म्यार उनका है वो बहुत ही अच्छा है। और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी बड़ी टीमें हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है या साउथ अफ्रीका है, ये खास तौर पे मैंने देखा है कि ये अलीम डार को रिकमेंड करते हैं कि क्योंकि उनके जो डिसीजन है वो बड़े ही परफेक्ट होते हैं। और उनके कई डिसीजन ऐसे हुए हैं कि अंपायर ने कप्तान ने जब थर्ड अंपायर से रिव्यू किया तो वो बड़ी बारीक बीनी से इंचों से वो गेंद पता चला मिस होता हुआ जा रहा है और उन्होंने वो उसको जिसको नॉट आउट दिया था और वो समझ रहे थे कि ये आउट है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये इनकी बड़ी जबरदस्त फतह है। और अलीम डार क्योंकि अब 1वां टेस्ट कराने जा रहे हैं, अब सैटरडे से ये मैच शुरू होगा साउथ अफ्रीका के ग्राउंड में, तो बहुत ही जबरदस्त इनका वो होगा। और उसके बाद देखा जाए तो स्टीव बगनर जिन्होंने 128 टेस्ट मैचों में अंपायरिंग की है, उनका एक रिकॉर्ड है। तो उसके बाद मैं समझता हूं कि अभी टाइम है अलीम डार के पास और हो सकता है कि अलीम डार जो हैं इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दें और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज होगा। अच्छा, और उसके साथ जैसे न्यूजीलैंड के हवाले से अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर टिम साउदी जो है वो आपने देखा था कि उन्हें किसी तरह से इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी जगह पर जो है मैट हेनरी जो है उनको टीम में शामिल किया गया और ये लोग खिलाफ खेल रहे थे श्रीलंका के, जिसमें तीसरे वनडे था। उस हवाले से ये चीज हुई और ये इंजरी का शिकार हो गए। चले, अभी तो इनके बदले कोई और आ गया, आगे क्या होगा? इन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, क्या सूरत हाल? देखें, अभी इंजरी की सूरत हाल देखी जाएगी क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ ये चीज लगी होती है। अमूमन देखा जाता है कि फास्ट बॉलर्स के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है और क्योंकि ये वनडे सीरीज चल रही है श्रीलंका के अगेंस्ट, और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान भी वनडे सीरीज अब होने जा रही है और हम ये देखेंगे कि आया उनकी इंजरी कैसी है। और टिम साउदी अगर इंजर्ड हो जाते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो नहीं खेल पाते तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, पाकिस्तान के नुक्ता नजर से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज ये है कि उनके पास बैकअप बहुत अच्छा होता है, उनके पास बॉलर की कमी नहीं है। और देखा जाए तो बोल्ट बहुत जबरदस्त बॉलर है उनके पास, वो बड़े यंग है और जैसे आपने हमेशा फिटनेस के हवाले से आपके भी यही बयान होता है कि फिटनेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है खेल में, और ये यकीनन बहुत अच्छी बात है और सही बात है।
तो इनकी फिटनेस के हवाले से क्या होगा कि क्या ये ठीक तरीके से कवर अप कर देंगे, रिकवरी हो जाएगी? देखिए, फिटनेस एक अलग चीज होती है और इंजरी हो जाना वो एक अलग बात होती है। देखिए, फिटनेस ये होती है कि एक फिट प्लेयर है और देखें ग्राउंड में कभी भी इंजरी हो सकती है, किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकती है। कोई गेंद लग सकता है या आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है। आप फास्ट बॉलर के साथ अमूमन देखें, फास्ट बॉलर की जो टांगे होती हैं और खासतौर पर घुटने जो होते हैं और उनका वो बड़ी जान उनकी होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा होती है। उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फास्ट बॉलर का कोई पैर मुड़ जाता है क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, तो उसमें वो इंजरी हो जाती है। लेकिन जो फिटनेस होती है ना, फिट प्लेयर जो होता है जब ग्राउंड में उतरता है वो 100% फिट होना चाहिए। उसके बाद कोई इंजरी अगर हो जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो एक अलग इशू है। तो उसको हमें नहीं भी पता है कि किस लेवल की उनकी इंजरी है, कि आया वो अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेंगे या हो सकता है कि उनको रेस्ट दिया जाए। अच्छा, और इसके साथ जैसे चैंपियनशिप के हवाले से बात की जाए तो डीजी रेंजर्स के नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जो है फरहान महबूब और उसके साथ सईदा हैं, उन्होंने ये जीत ली है। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, इनकी क्या परफॉर्मेंस थी और कौन कौन सी इस तरह की खामियां थी जो सामने वाली जो इनकी टीम थी वो ठीक तरीके से? देखें, बात यह है कि हम लोग हर चीज पे फोकस कर रहे होते हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, और स्कॉश के हवाले से भी हम बातचीत करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों ये टूर्नामेंट हुआ था और इसका फाइनल जिस तरह से आपने बताया, बहुत ही क्लोज फाइनल हुआ था और बड़े जबरदस्त तरीके से खेला गया। जहांगीर खान इसमें मौजूद थे और जहांगीर खान वहां पर ग्राउंड में, देखिए जहांगीर खान वो नाम है जिन अगर वो ग्राउंड में आते हैं और वो टिप्स देते हैं इन खिलाड़ियों को, तो यकीनन पाकिस्तान की टीम जो है, जो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के हवाले से अगर हम बात करें तो स्कॉश में भी पाकिस्तान का एक जमाने में बड़ा नाम था और जहांगीर खान का नाम था, फिर जानशेर खान बहुत जबरदस्त थे, फिर काजी मुहिबुल्लाह थे, फिर वो बड़े नाम थे इनके। लेकिन उसके बाद काफी गैप आ गया है। तो अब मैं समझता हूं कि जहांगीर खान ने जिस तरीके से ये आकर ग्राउंड में खिलाड़ियों को की पजीराई की है और खिलाड़ियों को टिप्स भी दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये टूर्नामेंट बड़ा एक अहम था और इसमें परफॉर्मेंस जिन लड़कों ने भी दी है, जिन खिलाड़ियों ने भी दी है, वो यकीनन और इनको कॉन्फिडेंस और बढ़ा होगा और इनको अगर नए टिप्स मिलेंगे, इनको पता चलेगा टेक्निकली तौर पे किस तरीके से खेला। क्योंकि देखिए ये खेल जो है ना, ये बड़ा ही स्टेमिना चाहिए होता है इसके लिए और बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। तो इन खिलाड़ियों की तैयारी, इनकी डाइट का ख्याल करना, इनकी हर चीजों का मूवमेंट वगैरह का, क्योंकि इसमें पैर बहुत चलते हैं आपके और फुटवर्क आपका बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि जहांगीर खान की मौजूदगी और उस मौजूदगी में वो टूर्नामेंट अगर फाइनल हुआ है तो फिर मैं समझता हूं कि एक अच्छा और एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स के हवाले से। और उसके साथ ये भी हुआ कि जब ये लोग जीत गए, जीत जो है वो इन्होंने अपने नाम कर ली, फिर उसके बाद नकदी इनाम भी इन लोगों को मिला। जैसे फरहान को 13 लाख रुपए और महबूब को 1,70,000 रुपए और 51,000 रुपए जो है वो सादिया गुल को दिए गए। तो ये सारी चीजें अच्छी होती है। जैसे नकदी इनाम के हवाले से बात की जाए तो कुछ दिन पहले नहीं अपने हमारी यही बातचीत हो रही थी फंड्स के हवाले से, बिग 3 के हवाले से, कि उसमें आपने कहा था फंड्स वगैरह हों और इस तरह के फंड्स भी होने चाहिए, उसके साथ साथ इस तरह के नकदी इनाम भी हों, तो खिलाड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। सही। अच्छा, और उसके साथ एक और जो है वो सवाल है वो जल्दी से कर लेते, फिर उसके बाद वाइंड अप भी करना है प्रोग्राम को। एशवन के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है, उनका ये कहना है कि दूसरे सीधे हाथ के साथ नहीं की जा सकती, दूसरा जो है वो दूसरे सीधे हाथ के साथ नहीं की जा सकती। देखें, बात यह है कि जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर होता है वो जो ऑफ ब्रेक करता है, उसमें जो आईसीसी ने एक जो रूल बनाया है कि जी 16 डिग्री से ज्यादा उसका हाथ बाहर नहीं निकलना चाहिए और वो जो उनकी एल्बो है उससे पूरा वो चेक किया जाता है। तो जब भी कोई खिलाड़ी के साथ कोई मामला होता है या अंपायर उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है तो उनकी वीडियो देखी जाती है और उस वीडियो में उनका एंगल देखा जाता है। और दूसरा, वो जो अश्वन बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राइट आर्म बॉलर जो होता है, जाहिर है वो उसको थोड़ा सा अपने आप को बैंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा जब बैंड करेंगे तो वो फिर दूसरा तभी आप कर सकते हैं। सईद अजमल के साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी कि उनके एक्शन उनको चेंज करना पड़ा अपना, और जब उन्होंने जब अपना एक्शन चेंज किया तो वो जो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, वर्ल्ड नंबर 1 थे T20 के, तो वो इस वक्त आप ये समझ लें कि कहीं पर भी नहीं है उनका नाम। इवन के वो PCL पाकिस्तान सुपर लीग जो हो रही है उसमें भी उनका नाम नहीं है और उसके लिहाज से देखा जाए तो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए हैं वो।
तो यही चीज होती है कि खास तौर पे हमने देखा है कि जब ये दूसरे के लिए प्रॉब्लम आती है तो फिर उसमें काफी मुश्किलात आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तौफीक तिरमिजी साहब। और भी बहुत सारे सवाल हैं मगर वो कंटिन्यू करेंगे हम कल बिल्कुल सेम प्रोग्राम में स्पोर्ट्स तजिए के साथ। कल दोबारा मुलाकात होगी तौफीक तिरमिजी के साथ और अपनी होस्ट मारूफ रसीद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।